टॉपिक डाल दिया? ठीक, सबसे पहले पढ़ेंगे हम संविधान का अर्थ। संविधान का अर्थ, पहले इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, उसके बाद आएगा भारतीय। नोट्स बना रहे हो? यस मैम। संविधान के उद्देश्य का। पहले पढ़िए संविधान का अर्थ क्या होता है। संविधान मैम संविधान में वही आता है जो हमें जो अधिकार मिले गए चीज़ें और मतलब जो इस हमने संविधान क्यों बनाया, हमें क्यों जरूरत पड़ी संविधान की? मतलब संविधान से मतलब सब लोग अपनी बातें मतलब रख पाएँ। नहीं, एक राज्य को चलाने के लिए हाँ मतलब एक राज्य को चलाने के लिए क्या होता है, इसके जैसे कुछ आदर्श होंगे, कुछ मूल्य हैं, कुछ उद्देश्य होते हैं, तो इनकी प्राप्ति करनी है, इनकी कार्य करने हैं, तो इसके लिए हमने संविधान का निर्माण किया। पहले लोग पहले भी रहते थे, ऐसा तो नहीं इंसान अभी रहते हैं, ठीक है, आदि मानव भी रहता था, उसके बाद भी कई सभ्यताएं तब भी इंसान रहते थे, पर लोगों के कुछ आदर्श और मूल्य उद्देश्य नहीं होते थे। राजा राज्य करता था, वो अपने हिसाब से अपने कानून बनाता था, उसका अलग कानून होता था, लेकिन जो लोगों के हित में काम करे उस प्रकार का ऐसा काम पहले नहीं था। तो इसलिए हम संविधान एक हमारा कैसा है, राष्ट्रीय दस्तावेज। दस्तावेज यानी एक रिटर्न लिखित तौर पे, ठीक है, हम ओरली नहीं पढ़ते, ये एक लिखित दस्तावेज है। और ये किसके लिए बनाया गया है? भारत के राष्ट्र के लिए बनाया गया है, किसी और के लिए तो काम नहीं करता। ये सिर्फ संविधान हमारे भारत के राष्ट्र में ही मिलता है। भारत के राष्ट्र में जितने भी राज्य आएंगे उन सबके संविधान का अधिकार होगा, ठीक है, संविधान का कानून लो चलेगा। हमारा संविधान हमारे राज्य भारत के बाहर से काम नहीं करेगा, हम अपने संविधान को दूसरे कंट्री में यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो जिसमें उद्देश्यों के संकेत मिलते हों, इस अर्थात जिस प्रकार का राज्य होगा उसी प्रकार के हमारे भारत में क्या होती है, कौन कौन सी सरकारें काम करती है, एक सेंट्रल और एक केंद्र सरकार काम करती है और एक राज्य सरकार, यानी सेंट्रल और स्टेट काम करती है। इन सरकारों का काम होता है लोगों के मूल्य उद्देश्यों की प्राप्ति करना और कार्य करेगी। तो अब जो होती है हमारी विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीन पालिकाएं काम करती है, पढ़ा भी होगा। विधान पालिका का काम अलग है, न्यायपालिका का काम अलग है, कार्यपालिका का काम अलग है। तो जो कि राज्य के तीन माने, ये मेन ऑर्गन्स पार्ट होते हैं। जैसे हमारे मेन ऑर्गन्स हमारे बॉडी पार्ट्स हो गए, तो हमारे सरकारों की जो हमारा भारत जो हमारा संविधान है, ये इनके मेन ऑर्गन्स हैं, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अंग पाए जाते हैं। इनके क्या होते हैं, अधिकार होते हैं और इनका क्षेत्र अलग अलग रहता है। तो संविधान में हमारा एक तो हम इसमें पढ़ते हैं ऑर्गन्स। ऑर्गन्स क्या होंगे हमारे? पहला क्या आता है, लेजिस्लेटिव, इसका मतलब होगा आपका विधान पालिका। दूसरा एग्जीक्यूटिव, ये कार्यपालिका हो गई, और तीसरी होगी आपकी जुडिशियल यानी न्यायपालिका। ये हमारे ऑर्गन्स हैं संविधान, ठीक है, और राज्य के निवासियों के अधिकार और कर्तव्यों का भी उल्लेख रखता है। तो हमारे संविधान में क्या क्या पार्ट होते हैं हमारे इंपोर्टेंट क्या है, एक तो हमारे ऑर्गन्स इंपोर्टेंट है, दूसरी बात ये किस प्रकार का काम करती है, ये किन के लिए काम करती है, और ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो आदर्श मूल्य उनके हिसाब से ये काम करती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड स्टेट, यही तो काम होते हैं हमारे। सेंट्रल गवर्नमेंट का काम भी अलग है और स्टेट गवर्नमेंट का भी काम अलग है, ठीक है। सेंट्रल पूरे काम करेगी, केंद्र को लेके चलेगी, और स्टेट सरकार होगी वो राज्य को लेके चलेगी। राज्य सरकार हमारी अलग नीति है और सेंट्रल गवर्नमेंट भले ही हम भारत में रहते हैं पर ये भी डिवाइडेशन अलग है। अब हमारे क्या होगा संविधान की उद्देश्य का, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया संविधान के बारे में कि हमारा संविधान किस किस के लिए क्या करता है। एक राष्ट्रीय दस्तावेज है एक तो, दूसरी बात ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जो उद्देश्य और मूल्य होते हैं उनके अकॉर्डिंग कार्य करेगी। इसके ऑर्गन्स हमारे ये हो गए, ठीक है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका।
अब हम पढ़ेंगे संविधान की उद्देशिका, इसके क्या उद्देश्य थे। हम भारत के लोग, सबसे पहले तो इसकी जब आपने देखा होगा, आपकी कोई भी किताब होगी तो उसमें एक उसका उद्देश्य होगा, हम भारत के लोग, हम भारतवासी, ये पढ़ा होगा आपने। उद्देश्य होता है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, पहचान, अभिव्यक्ति, उपासना की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा की अवसर प्रदान करते हैं। तो ये वर्ड कब जोड़े थे? आपके 76वें संविधान संशोधन में कुछ वर्ड जोड़े थे, ठीक है। 76वें संविधान संशोधन में हमने कुछ वर्ड जोड़े थे, जिसे समानता और कौन से जोड़े थे? एक तो संविधान समानता जोड़ी थी, सामाजिक लोगों को समानता मिले। न्याय का मतलब क्या होता है? न्याय में हम क्या रखेंगे? सामाजिक न्याय होना चाहिए लोगों को, आर्थिक न्याय मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कभी कभी लोगों को आर्थिक न्याय ना दे, भले समाज में रह रहे तो हमने सामाजिक न्याय दिला दिया उसको आर्थिक तरीके से। जैसे आर्थिक में क्या होगा, लड़का लड़की सब समान है, उनको जो माता पिता की जो भी मतलब प्रॉपर्टी होगी उसमें दोनों का ही हस्तक्षेप होगा, दोनों को ही समानता दी। ऐसा नहीं कि पहले क्या होता था लड़का को ही मिलता, अब हो गया, अब लड़की को भी मिलता है। समाज में कई वर्ग के लोग रहते हैं, मैंने भी बताया था पिछली क्लास, अभी 32वीं क्लास में पढ़ा रही हूँ। वर्ण के हिसाब से पहले जाति व्यवस्था थी, और जो वर्ण जिस धर्म में होगा, जिस वर्ण में जो पैदा होगा उसको हिसाब से काम दिया जाता था। तो ऐसे क्या होता था पहले कि लोगों को न्याय नहीं मिलता था, क्योंकि जो उच्च वर्ण के लोग हैं वो निम्न वर्ण के लोगों पर अपने अपने शोषण करते थे। तो अब जब संविधान आया तो इसमें क्या हुआ, सामाजिक की बात की कि समाज में न्याय होना चाहिए, लोगों के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए, किसी के साथ जाति धर्म की कोई भावना विकसित ना हो। तो ये हम सब सामाजिक में तो करेंगे, जाति धर्म तो हमारे सब सोशल्स में ही आते हैं। आर्थिक में हमारे क्या हो जाएगा, भूमि वगैरह के किसानों के साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए, किसानों की जो जमीन है उनका जमींदारी लोग शोषण ना करें, और जो बेचारे जो लगान है वो नहीं दे पाते तो उनका पूरा शोषण होकर उनसे काम कराया जाता है, उनकी जमीन भी अड़क दी जाती है, काम भी दिया जाता है, ये सब काम है। राजनीतिक में क्या आ जाएगा, हमारी जो शासन व्यवस्था है वो भी उसमें न्याय मिलना चाहिए। किसी किसी को ऐसा नहीं कि कोई पैसे वाला है और हम उसको ही न्याय करें, और जो बेचारा गरीब है उसकी सुनवाई ना करें तो वो पैसा नहीं दे पा रहा। तो राजनीति का मतलब यही होता है कि जो भी व्यक्ति की परेशानियां उसमें उसको न्याय मिलना चाहिए, चाहे वो राजनीतिक प्रॉब्लम हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, ठीक है। तो हमारी जो उद्देशिका की, इसकी बात करें हम, और उद्देशिका की इसमें हमारा न्याय आ गया, इसमें हमने क्या रखा, सामाजिक, दूसरा आर्थिक, और तीसरा राजनीतिक। ये नोट करके जाना। फिर आता है स्वतंत्रता, ये अभी हमारे किसमें चलना है, उद्देशिका में, ठीक है। स्वतंत्रता में क्या था, इसमें हमने क्या दिया, व्यक्तियों को विचार अभिव्यक्ति, यानी अपने विचारों को रखने की स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म और उपासना, ठीक है। स्वतंत्रता में ही आ जाएगा। तीसरा आता है समानता, चौथा क्या आएगा, समानता और बलवत्व। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, अभी हमने न्याय क्लियर करा था, अब हम दूसरा देखेंगे कौन सा, स्वतंत्रता। तो अब हम पहले क्या, हमारे विचार हम
अपने क्लियर नहीं करते थे। व्यक्ति की अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, इन सब में पहले क्या हमें समानता मिलती थी? नहीं मिलती। ठीक है, इनकी हमें स्वतंत्रता नहीं थी। पहले एक ही धर्म चलता था, लोग दूसरे धर्म के लिए नहीं कर सकते। भले हम हिंदू धर्म में रह रहे हो तो उसके भी हम उपासक नहीं हो सकते थे, क्योंकि हमें उतनी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। हम जैसे अगर वैदिक काल की बात करें, वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया था, क्योंकि हमें इतिहास से जोड़ना होता है, इतिहास को ही करके ये आगे आता है। पहला था ऋग्वेदिक, दूसरा था उत्तर वैदिक काल। ठीक है, इसमें तो कोई रूढ़िवादी व्यवस्था ज़्यादा नहीं, मूर्ति पूजा नहीं था, प्रकृतिवाद था, लोग प्रकृति की पूजा करते थे, मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी, महिलाओं को ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी इसमें। ऋग्वेदिक की बात कर रहे हैं, जब वैदिक काल में जब वेद रचे गए थे तब की बात होगी। लेकिन जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल आया, अब यहाँ पर स्त्रियों की दशा निम्न हो गई, और जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनकी दशा निम्न हो गई, उनका शोषण ज़्यादा होने लगा। तो ये सब फिर व्यवस्थाएं धीरे धीरे चलती गई। अब उत्तर वैदिक में जो व्यवस्थाएं, रूढ़िवादी व्यवस्थाएं जो फैल रही, वही आगे कंटिन्यू रही। कई शासन आए, मुगल काल आए, फिर और महिलाओं की दशा हो गई, क्योंकि महिलाओं को फिर एक बंद दरबारियों में रखना शुरू कर दिया, तो उनको पढ़ाने की व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि मुगल काल में महिलाओं के लिए काफ़ी वो होता है, वहाँ पे पर्दा प्रथा ज़्यादा होती है, महिलाओं को एजुकेशन की सिस्टम नहीं थे, उनको जुआ शराब इस तरीके से खेलने के लिए, मनोरंजन के लिए माना जाने लगा। ठीक है, कि वो सिर्फ हमारे मनोरंजन का भाग है और हम जिस चाहें जो महिला को रख सकते हैं। और मुगल काल में कई लोग शादियाँ भी जितनी चाहें कर लेते, ये सब अलग अलग तरीके होने लगे। अब यहाँ पर क्या हुआ, धर्म की भी प्रॉब्लम होने लगी, लोगों को जबरदस्ती धर्म में कन्वर्ट करने लगे थे। लोग अपनी मर्जी से धर्म नहीं, अगर अपनी मर्जी से करता है तो ठीक है, बट उसको शोषण करके या उसको जब दबाव प्रेशराइज करके वो अलग चीज होती है। तो जैसे ही संविधान हुआ तो यहाँ पर लोगों के विचार की अभिव्यक्ति खुली, उनको स्वतंत्रता दी गई कि आप अपने विचार को कहीं भी रख सकते हैं। पहले क्या होता था, जो भी संगोष्ठी होती थी, यहाँ कोई भी सम्मेलन हुआ, कहीं हुआ, तो वहाँ पर उच्च कोटि के लोग ही बैठते थे, पार्टिसिपेट करते थे, निम्न वर्ग के लोगों को बोलने की अभिव्यक्ति ही नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने संविधान में विचारों के व्यक्ति का विश्वास, लोगों का विश्वास, उपासना, किसी के भी वो उपासक बन सकते हैं, कोई भी धर्म अपना इंक्लूड कर सकते हैं, ये सब उनको हमने स्वतंत्रता प्रोवाइड की। ये हमारी उद्देश्य का थी, यानी हमारा उद्देश्य था ये लोगों के लिए। तीसरा क्या था, समानता, जैसे बताया प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, व्यक्ति किसी भी अवसर को प्राप्त कर सकता है, कहीं भी कुछ भी कर सकता है, उसको ये समानता दी जाती है। बंधुत्व में व्यक्ति की प्रतिष्ठा और राष्ट्र की एकता, बंधुत्व में यह है कि व्यक्ति की प्रतिष्ठा होनी चाहिए और राष्ट्र में एकता भी होनी चाहिए, लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए, किसी भी धर्म जाति को लेकर लड़ाई झगड़ा नहीं हो, हमें राष्ट्र को एकता बनाने के रखनी है, हम सब भाई हैं और मिलजुल कर रहेंगे, किसी के धर्म, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना। तो ये हमारे क्या होते हैं संविधान की उद्देश्य है। ठीक है, जो कि भारतीय नागरिकों को प्रदान किए जाए गए, और ये अधिकार के नियम है, व्यक्ति में मानव की और मानवता में गरिमा, ये दोनों ही मनुष्य की, और बंधुत्वता का मतलब होता है भातृत्व, भातृत्व यानी भाईचारा। हाँ, भातृत्व ये वर्ड होता है, इसका अर्थ होता है, तो इसका मतलब होता है, ठीक है, हमें एक दूसरे के साथ भाईचारे की भावना को रखना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। अगर इंसान लड़ता रहेगा तो राष्ट्र का विकास तो नहीं होगा। ठीक है, तो राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, इन सब व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर हमें संविधान में 26 नवंबर कब लागू किया था? 1949। वो संविधान को अंगीकृत और आत्मसमर्पित किया, जिसमें उन्होंने उद्देश्य क्या रखी थी, हम भारत के लोग, हम भारत के, ये अभी जो भारत में एक संपूर्ण लोकतांत्रिक रही है, उद्देश्य का याद करने का, ये आगे भी काम आती रहेगी। तो ये हमारी उद्देश्य थी, जिसे 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। ठीक है, अब आते हैं हमारे आगे संविधान के स्रोत, यानी सोर्सेस, क्या क्या इसके सोर्सेस हैं, ये नोट कर लिया? सोर्सेस में हम पढ़ेंगे तो भारत की धरोहर, यानी कि हमारी भारत की धरोहर कौन है, बताओ? एक ही हमारा स्रोत है, भारत की जो धरोहर क्या आती है, धरोहर
पैसा, रुपया। धरोहर में हमारे जो जितने भी पुराने किले हैं, ये हमारी धरोहर हैं, इनको सेफ रखना है, इनको हार्म नहीं करना है, तभी तो आगे के लोग हमारी सभ्यता के बारे में जान पाएंगे, तभी तो जान पाएंगे। अगर हम इन्हें हार्म कर देंगे तो कैसे पता चलेगा कि क्या वो हमारे लिए जो पूर्वज थे वो बनवा गए, पूर्वज ही कहलाएंगे वो। तो ये भारत की धरोहर है, ये हमारा संविधान का स्रोत में आएगा, सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। स्वतंत्रता सेनानियों के आदर्श और मूल, इनका क्या करना है, ये भी हमारे स्रोत में आएंगे। स्वतंत्रता सेनानी और उनके आदर्श मूल, जो हमारे फ्रीडम फाइटर है, उनको हमेशा याद करके रखना है। ये नहीं जिनकी वजह से आज हम स्वतंत्र हैं, अगर वो लड़ाई नहीं करते, वो सोचते क्या करना, हम तो अपने घर पे रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, अपने फैमिली करते, लेकिन उन्होंने क्या किया है, अपनी बलिदान दिए, जिन्हें हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव, यानी पूर्ण स्वराज की बात की गई थी, हमें अब पूरा कैसा चाहिए, हमें पूरा भारत आजाद चाहिए। पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने कई नारे लगाए हैं, तो मुझे मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, कहा है। उन्होंने अपनी एक यूनिटी बनाई थी, एक संगठन बनाया था, एक अपने खुद के लीडर बने थे और एक फौज भी गठित की थी जो भारत की लड़ाई में योगदान दे। तीसरा आता है अन्य राज्यों और देशों के संविधान, ये आपके स्रोत हैं, मैं नोट कर दीजिए, आप लिख दूँ, लिख दीजिए। पहला आएगा भारत की धरोहर, स्वतंत्रता सेनानी के आदर्श, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भी क्या आएगा, जैसे अभी इन्होंने बताया, प्रस्ताव तो बता दिया, मेरे पे क्या है, अन्य राज्यों और देशों के संविधान। हमारा संविधान लिखित है, ठीक है, इसको टाइम कितना लगा था, बताओ, संविधान को लिखने में टाइम 2 वर्ष, याद नहीं है, 11 माह 18 दिन, 3 साल होने में पूरा नहीं लगा था, लेकिन आता होने। तो इसको अब इसको ये तो नहीं है कि कर लिया, 3rd सेमेस्टर साइन हो गया, थर्ड सेमेस्टर में देखो BSc के बच्चों को वो साइन कर दिया, उनसे बोल देना साइन कर दें। तो इन्होंने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में अपना संविधान पूरा किया। अब ऐसा नहीं है कि संविधान बस भारत को देख के कर दिया, उन्होंने अलग अलग कंट्रियों से लिया, अमेरिका को पढ़ा, वहाँ के संविधान को पढ़ा, वहाँ से उन्हें जो चीज़ अच्छी लगी वो उठा के रख ली, ठीक है, जापान का पढ़ा, संयुक्त राज्य अमेरिका का पढ़ा, रूस का पढ़ा, ये अलग अलग जगह से लिया, कनाडा से लिया है, ब्राजील, तो ब्रिटेन से भी लिया है। तो इन्होंने अलग अलग देशों के संविधानों को इन्होंने क्या किया है, ऐड किया है, मिला के फिर अपना एक संविधान बनाया है। अब वो सोचो उन्होंने कितनी किताबें पढ़ी होंगी, तब वो उन चीज़ों को क्लियर किया होगा जो आज तक हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो हमारे आज भी अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम कानून के पास जाते हैं, कानून नहीं बना होता फिर तो हम क्या कुछ अपना कर पाते, हमारा गला होता नहीं। तो ये इसलिए उन्होंने ये हमारे स्रोत में आएंगे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं संविधान के अनुच्छेद, अनुच्छेद याद है, याद करके रखना, भाग और अनुच्छेद ये याद करना, ये हम पूछेंगे क्लास में, अभी तो हम बता देना। अब इतना मैंने पढ़ लिया, संविधान के स्रोत तक हो गया, लास्ट क्या आता है आपका
संविधान के मुख्य अनुच्छेद। यहाँ से हटा दूं मैं। Yes, ma'am. संविधान सबसे इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है और ये एक बार अच्छे से अगर रिवीजन हो गया आपका तो ये हमेशा काम आएगा। संविधान के मुख्य अनुच्छेद कितने अनुच्छेद हैं? 395। भाग कितने हैं? अरे ये बीएम में तो पढ़ा रही थी मैं। 12 भाग पूछा। 22। Yes, ma'am, 22। 22 हैं। 12 तो अनुसूची है। अनुसूचियां हैं। भाग 1, अब जैसे अपनी नोट में एक टेबल बना लेना जहाँ पे भाग लिखोगे, ठीक है, विषय लिखोगे और यहाँ पे अनुच्छेद डालोगे। तो यहाँ पे भाग की संख्या आएगी और इसमें क्या आएंगे हमारे विषय और यहाँ पर क्या आएंगे अनुच्छेद। ये अपनी टेबल बुक में नोटबुक में बना लेना, ठीक है। पहला हमारा भाग है, कल मैं पूछूंगी, ये होमवर्क में देंगे तो मैं पढ़ा नहीं तो हम ये पूरी टेबल नोटबुक में बना लेना। भाग की संख्या, विषय, अनुच्छेद, कौन से भाग में क्या विषय दिया है, कितने आर्टिकल्स हैं, ये याद होना चाहिए। ये टेबल याद कर लेना, कर लोगे। 22 भाग हैं, उसको कितने विषय में, जैसे पहला भाग हमारा है 1, उसमें क्या दिया है संघ और संघ का नाम और उसमें क्षेत्र। यानी इसमें हम जब भाग 1 पढ़ते हैं तो इसमें सिर्फ संघों के बारे में दिया है कि भारत कैसा संघ है, कैसे इसके राज्य, इनकी अनुच्छेद इसमें कितने हैं 1 से लेकर 4, ऐसे याद करना है। मैंने अगर पूछा 1 से 4 में कौन सा भाग आएगा तो आप बताओगे 1। इसमें क्या किसके बारे में जानकारी मिलेगी तो आप बताओगे संघों का राज्य या उसका क्षेत्र। इस तरीके से याद करेंगे। भाग 2 में हमारी नागरिकता आ जाती है, जिसमें आ जाएंगे हमारे 5 से कितने आएंगे अनुच्छेद, अलग अलग चीजें है ना, 5 से 11, जिसमें आप पढ़ते हो नागरिकता के बारे में। फिर आते हमारे मूल कर्तव्य या मूल अधिकार पढ़ते हो, क्या क्या अधिकार है, जैसे ये 12 से क्या माना जाता है भाग 3 में, तो इसमें हम पढ़ते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्र समानता का अधिकार, ठीक है, और संवैधानिक का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ये सब में अधिकार तो इन्हीं में मिले ना। जब इन्हें पढ़ेंगे तभी हमें पता चलेगा। अभी कई लोगों को अपने अधिकार पता नहीं है क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि उन्हें क्या क्या अधिकार मिले। तो आपको बहुत अधिकार हमें मिल गए हैं, तो ये सब आपको टेबल बनानी है अपनी नोटबुक में और ये याद करके आओ। ये आपका होमवर्क रहेगा, मैं आगे पढ़ा दूँगी। इस पे संविधान की विशेषताएं, कैरेक्टर, संविधान की क्या क्या विशेषताएं रही हैं? एक तो सबसे पहली बात तो इसमें लिखित संविधान ही है और इसका निर्माण किया गया है। दूसरा, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। लिखित एवं निर्मित संविधान, अभी मैंने जैसे बताया था, हमने 26 नवंबर 1949 को क्या कर दिया था, इसको स्वीकृत किया, अंगीकृत किया और आत्मसमर्पित किया। संविधान निर्माण के अंतिम संसद संविधान उपबंधों अस्थायी संकलनकारी
उपबंधों को 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया और 26 जनवरी 1950 को हमने क्या किया, अपनाया, एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो अब हमारे ये संविधान की बात कर रहे हैं, तो हमारा संविधान कैसा है, लिखित और निर्मित संविधान है, यानी इसको लिखा गया है हाथ से, ऐसा नहीं कि हमने इसको टाइप किया हो। ठीक है, दूसरा आता है विश्व का सबसे बड़ा संविधान। इसमें ये हमारा विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, विश्व की बात कर रहे हैं पूरी, यानी जितनी भी कंट्री है उन सबसे बड़ा हमारा संविधान है इंडिया का। ठीक है, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्रशासनिक सेवाएं हैं, निर्वाचन है, हमारी स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल की बात की थी हमने, यहाँ पे केंद्र सरकार अलग है और स्टेट लेवल की सरकार अलग है, और कुछ हमारी प्रशासनिक सेवाएं दी गई हैं। कुछ अनुच्छेद हमारे कितने हैं, कितने अनुच्छेद हमारे 395, और अनुसूची कितनी बताई थी, 8 थी, अब कितनी हो गई है, 12। दूसरी बात, इसमें भाग कितने थे हमारे, भाग 22 हो गए। भाषाएं कितनी हैं, भाषाएं भी तो हैं 22 भाषाएं हैं, और इसमें क्या दिया गया, बाकी तो इसमें अनुसूची हो गई, आर्टिकल्स हो गए, सब हो गए। ठीक है, ये पहले तो हमारी, अगर हम पूछे हमारी पहले कितनी थी तो 8 थी, बाद में 12 कर दी गई। बोली भाषाएं भी हमारी 18 थी, फिर और भाषाएं जोड़ दी गई। तीसरा आता है संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना में हमारा क्या आएगा, वही आपकी जो उद्देशिका आएगी। ठीक है, वो उसकी हमारी प्रस्तावना है। हम जब संविधान को पढ़ते हैं तो सबसे पहले ये सब लिखा रहता है। तो भारत एक शक्तिशाली एवं प्रभावशाली प्रेरणा स्रोत प्रस्तावना है। प्रारंभ में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया था, ना ही इसमें कोई परिवर्तन भी थे। न्याय में परिवर्तन किया गया, लेकिन संविधान का भाषा संदिग्ध प्रस्तावना की सहायता ली गई। तो उन्होंने 1976, मैंने बताया था 1976 में हमने प्रस्तावना को इम्पोर्टेंट माना और इसको हमने अपनी उद्देशिका में रखा। तो यहाँ संविधान की प्रस्तावना, जिसमें हमने समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष राज्य शब्द को जोड़ा गया था। पहले जो हमारी प्रस्तावना की जो पढ़ते हैं उसमें समाजवादी ये शब्द नहीं था, ये बाद में हमने जोड़ा है। यानी धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है, कोई भी धर्म एक्सेप्ट कर सकते हैं और सारे धर्म समान। धर्मनिरपेक्ष राज्य है। समाजवादी समाज के हित के लिए काम करता है, तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। कभी कभी कॉम्पिटिशन में ये क्वेश्चन आता है कि 1976 में हमने किन शब्दों को संविधान की उद्देशिका में जोड़ा था। तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एक आता है अखंडता। ये क्वेश्चन आपके भी आ सकते हैं, या ऐसे पूछ लें कि हमने समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता को कब जोड़ा, तो 1976 में किसमें जोड़ा, अपनी उद्देशिका में, प्रस्तावना में अंगीकृत किया गया था। कौन से संविधान संशोधन से, संशोधन कौन से, 42वें संविधान संशोधन से 1976 में। इन चीजों को आपको याद करके चलना है। ठीक है, 4 क्वेश्चन बन रहे हैं इससे आपके। एक तो कब जोड़ा है, किस वर्ष में जोड़ा, किस संशोधन से जोड़ा, ये 42वें हो गया संशोधन। किन शब्दों को जोड़ा है, समाजवादी, अखंडता और निरपेक्ष, इन शब्दों को जोड़ा है हमने कब, किसमें, संविधान की प्रस्तावना में। ठीक है, ये याद करेंगे। फिर चौथा है हमारा संविधान की विभिन्न संविधानों का समावेश है, यानी कि जो हमारा संविधान है इसमें विभिन्न संविधानों का समावेश। जाहिर सी बात है, 7 कंट्रियों से हमने लिया है। 7 कंट्रियां हमने, जब जो हमारे निर्माण करता थे भीमराव अम्बेडकर जी, उन्होंने 7 कंट्रियों के संविधान को पढ़ा और उनसे अलग अलग चीजें ली हैं जो उन्होंने अपने संविधान में समावेश किया है। ठीक है, जैसे कि स्वतंत्रता से पूर्व बने अधिनियम, राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रस्ताव का अध्ययन किया और देश के विभिन्न संविधानों का अध्ययन किया, वह लिया गया है, संविधान में सम्मिलित कर दिया गया है। तो अलग अलग प्रावधान थे, जैसे कि ब्रिटेन है, कनाडा और पूर्व संविधान आयरलैंड, यहाँ से भी लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया, जापान, यानी 7 कंट्री आती है जो आपको याद करके चलनी है। तो इसकी भी एक टेबल बना लेना, जो आप विशेषताएं जब लिखोगे, जैसे मैंने ये डेफिनेशन लिखी है, तो इसके बाद एक टेबल बनाओगे यहाँ पर, जहाँ पे आपके क्या आ जाएंगे, स्रोत, और यहाँ पे आ जाएंगे देशों के नाम। ठीक है, तो किन देशों से हमने क्या क्या स्रोत लिए, ये टेबल है। ठीक है, इसमें प्रावधान स्रोत यानी आप हेडिंग डाल दो तो पहले, चलो
संविधान के स्रोत जो अभी पढ़ाए थे, और उसके बाद ये टेबल बनाएंगे। यहाँ पे आपके आ जाएंगे प्रावधान, और यहाँ पे आ जाएंगे आपके स्रोत जो देशों से लिए गए हैं। तो जैसे प्रावधान में जाएगा संसदीय एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल, लोकसभा का प्रतिनिधित्व, ये सब हमारे ब्रिटेन से लिए गए हैं। कनाडा संघ में संघात्मक व्यवस्था, केंद्रीकरण की व्यवस्था, तो अलग अलग जगहों से हमने लिए हैं। ठीक है, ये टेबल आपको अपनी नोटबुक में बनानी है और याद भी करना चाहिए। अब छोटे बच्चे जो कि मेरे क्वेश्चन बड़ी बड़ी चीजें याद करनी चाहिए। इतना हो गया क्लियर? तो होमवर्क हो गया आपकी, ये टेबल मैं कल चेक करूंगी आपकी नोटबुक में, और एक वाले टेबल भी चेक करूंगी, और सुनना नहीं। ठीक है, कल गायब मत हो जाना। नहीं बच्चों को होमवर्क दो ना तो अक्सर गायब होते हैं, बीए के तो पास का ऐसे बच्चे। मैं थर्ड सेम के बच्चों को होमवर्क देती हूँ कि कल मैं ये सुनूंगी तो वो पढ़ते ही नहीं है, एक दिन आने में। इसका एक विशेषता और है कि ये कठोर तथा लचीलेपन, कठोर तथा लचीलापन। संविधान संशोधन की प्रणाली में दो प्रकार का होता है आधार है, जैसे कि कठोर संविधान संशोधन की प्रक्रिया जटिल है, यानी कि काफी कठोर लिखी गई है, ऐसा और कहीं कहीं नहीं है। दूसरा इसमें लचीला है, इसकी प्रक्रिया सरल है, क्योंकि संविधान संशोधन में हम क्या करते हैं, हम संविधान में चेंजेस नहीं करते पर उसमें अपडेट कर देते हैं, उसमें ऐड कर देते हैं। जैसे संशोधन बढ़ा दिए जाते हैं, ठीक है, अनुसूची हमारी वही रहेगी, बात भी वही रहेगी, लेकिन हम इनमें अनुच्छेद बढ़ा देते हैं, अनुच्छेद में कुछ ऐड करके उसको बढ़ा देते हैं। कुछ चीजें हम अलग भी कर, जैसे 370 वाला जो एक्ट था वो हटा दिया गया। वो किससे रिलेटेड था? 370 का जो एक्ट था वो किससे रिलेटेड था? जम्मू कश्मीर से। बढ़ा दिया, भूल गए, ये 370 को हटा दिया गया है। ठीक है, हमारा भारत कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त। और हमारा जो पड़ोसी देश है, हमारे कितने पड़ोसी देश हैं? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। कितने पड़ोसी देश हैं बताओ? नेबरहुड। अब संविधान की बात हो रही है तो पूरा मैप भी तो हमें पूरा याद होना चाहिए। तो अब स्टेट तो तुम्हें पता है कि 28 हो गए, 29 से 28 हो गए, लेकिन जो हमारे पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं बताओ? पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान ले लिया आपने, तो तुम्हें पाकिस्तान तो पहले आएगा ही आएगा, वो नहीं आएगा तो कोई नहीं आएगा। आप बताओ, मुझे नहीं आते हो तो मैं बच्चों से पूछ रही हूँ। यहाँ पे क्या लगा है हमारा? और यहाँ पर आप बैठा है, यहाँ श्रीलंका बैठा है, यहाँ पर चीन, यहाँ म्यांमार, और यहाँ पे भूटान। भूटान तो नहीं ना वहाँ स्टेट है, क्या है? पड़ोसी देश तो है। कितने हो गए? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, श्रीलंका, म्यांमार, और यहाँ पर आता है भूटान। 3 और 3 6, एक और बचा है, 7 पड़ोसी देश हैं। क्या बचा है? भूटान हो गया, सिक्किम, और हमारा श्रीलंका भी हो गया, पाकिस्तान भी हो गया, चीन भी हो गया, म्यांमार भी हो गया। एक और आता है आपका पड़ोसी देश, मुझे इस पर ध्यान नहीं आ रहा किस साइड था। यहाँ तो गुजरात आ जाता है आपका, लक्षद्वीप का पट्टी हो गया, ये तो हमारे इंडियन टेरिटरीज हैं। जापान में वो हमारे मैप से कनेक्ट ही नहीं है, उसके लिए हमारे जो भारत के पड़ोसी देश कौन होते हैं जिसकी हमारी सीमा छू रहे हैं? चीन की सीमा छूती है, पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा छूती है, श्रीलंका की सीमा छूती है, हमारा जरिए है, म्यांमार हो गया, भूटान हो गया, और ये बांग्लादेश, इसकी सीमा भी तो हमारे से आती है। वही मैं कह रही हूँ, थोड़ी याद रख रही हूँ। तो यहाँ पे आ जाता है बांग्ला, ये याद रखना, बांग्लादेश। तो ये 7 हमारे क्या कहलाते हैं? पड़ोसी देश। ठीक है, जिसमें से हमारे ये ऊपर जो लैंड, हमारा जो भारत का नक्शा है ये 2 भाग में डिवाइड रहता है। ठीक है, एक होता है लैंड एरिया, दूसरा होता है वाटर एरिया। समझ में आया? यहाँ के साउथ बोला जाता है और इसको कौन सा बोलते हैं? हाँ, नॉर्थ। यहाँ इसको बोलते हैं हम इंदिरा पॉइंट, पढ़ा है, और
केंद्र पॉइंट कहलाता है हमारा। तो यहाँ पर अब ये जो ऊपर का एरिया वो हमारा लैंड, अगर हमने आपसे पूछा कि भारत के ऐसे पड़ोसी देश बताइए जो लैंड एरिया से रिलेटेड है, तो आपको ये वाले बताने हैं। बॉर्डर एरिया वाले आपके नीचे के रहेंगे, कि ये क्वेश्चन बनाते हैं। अब नीट कलम पढ़ाएंगे आपको, कल मैंने आपको 2 होमवर्क में तो दी है। दूसरी आपके प्रतीक, राष्ट्रीय प्रतीक जानते हो, चिन्ह कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय ध्वज है, दूसरा गान है, तीसरा गीत भी आता है, और पशु आता है। पशु कौन सा है? बाघ है। इसका साइंटिफिक नाम क्या है? ये आपने बस बाघ है। ठीक है। ध्वज क्या है हमारा? राष्ट्रीय तिरंगा है। इसमें कितने पॉइंट की वो रहती है, अनुपात में रहती है ना, केसरिया रंग, सफेद हरा है, तो चक्र, इसमें चक्र है, कितनी तिथियां होती है? तो पता है। लेकिन जो हमारा राष्ट्रीय तिरंगा है वो 3:2 का होता है, ये याद करना होगा। ये अब हमें वो क्वेश्चन थोड़ी ना आएंगे नर्सरी वाले कि लो हमारा राष्ट्रीय पशु कौन सा हो गया, मोर हो गई, ये तो भी ना रखेंगे, इसका साइंटिफिक नाम दे देंगे आपको। जैसे बाघ का साइंटिफिक नाम है पैंथर टाइग्रिस, ठीक है। तो ये याद करते चलना, ये आपके राष्ट्रीय प्रतीक तुम पढ़ के आओगे, आप पढ़ के आएंगे राष्ट्रीय प्रतीक। और विशेषताएं पूरी नहीं हुई है, इसमें प्रतीक आ जाते हैं, विशेषता कुछ और रह गई बहुत सारी। फिर संविधान का निर्माण कैसे का हुआ, ये तो अभी मैंने वैसे कॉन्सेप्ट कर ही दिया है, ठीक है। इसके बाद आता है संविधान का निर्माण, फिर संविधान की परिचय आएगा, जो मैंने अभी आपको टेबल बनाई है उसमें आपका पूरा परिचय आ जाएगा। परिचय में आपके क्या आ जाएंगे? अनुच्छेद आएंगे, जो आपके आर्टिकल्स थे, कौन से आर्टिकल्स कितने भाग से लिए गए, ये आपके पूरे परिचय में रहेगा। तो ये आपका कॉन्सेप्ट उसी से क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद आएगा आपका इसमें संघीय और सूचना योजना। अब आप पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, कल पढ़ेंगे आप शिक्षा से संबंधित धाराएं कौन कौन सी हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट मानी जाती है कि हमें जो एजुकेशन में जो धाराएं लगाएंगे ये कौन कौन सी क्या है, ये आप पेज पढ़ेंगे। वो क्या है आपके पास, मैं इसमें से बोल देती हूँ पेज में। चैप्टर काफ़ी बड़ा है तो ये बाद में लाइब्रेरी से आपको नाम नोट कराना होगा, मैं और फ़ोन नंबर तो ले सकती हूँ, ठीक है। तो मेरे से बोल देना, मैं फिर दे दूँगी, लेकिन आप कंटिन्यू आए तो, और अगर कंटिन्यू आए तो फिर बुक इशू कराने की कोई फायदा नहीं। तो कल मैं 2-3 चैप्टर क्लियर करूँगी, एक आदर्श नागरिक के गुण और शिक्षा संबंधी धाराएं। बाकी मैंने आपको जो बुक दी है वो ये आप करके आना।